क्या आप जानते हैं कि भारत का तिरंगा सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर कब और कैसे फहरा था? आइए सुनते हैं उस जज्बे और साहस की कहानी जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया। सर्द हवाओं की धाराएं मौत की घंटी सी बजा रही थी। हिमालय के सीने पर 29 मई 1953 की सुबह दो इंसान खड़े थे, एडमंड हिलारी और तेंजिंग नोर्गे। उनके आगे थी बर्फ से ढकी एक चोटी जिसे पृथ्वी पर किसी इंसान ने पहले कभी नहीं छुआ था। सांसें थम रही थी, हड्डियां चटक रही थीं और हर कदम पर मौत छुपी बैठी थी। इन 6 घंटों में एवरेस्ट ने सिर्फ इंसानी हौसले की परीक्षा नहीं ली, इंसान ने एक ऐसी जगह पर कदम रखा जहां सिर्फ देवताओं की कल्पना थी। तो आइए उन आखिरी 6 घंटों में उतरते हैं जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर मानवता ने पहली बार विजय का झंडा लहराया। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 1953 से पहले चढ़ाई करना लगभग नामुमकिन था। उसकी जमीन इतनी क्रूर, खतरनाक, रास्ते इतने तंग और मौसम इतना अनिश्चित था कि बहुत से लोग पहले ही सफर में मर गए। हिमालय की यह चोटी, मदर ऑफ द यूनिवर्स, बर्फ की तेज हवाओं और टूटते तापमान की कैद में थी और 8000 मीटर की ऊंचाई, वह मौत का मंडराता इलाका था। 1921 से ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने उत्तरी रास्ते से पहली बार हमला किया। 1922 के अभियान में 8000 मीटर पार करने वाले पहले लोग बने, लेकिन 7 कुलियों की जान गई। 1924 में जॉर्ज मलोरी और एंड्रयू इरवाइन ने अंतिम प्रयास किया, जो एक चुनौती से कम नहीं था। वे लगभग 244 मीटर 800 फुट से कम की दूरी पर थे, लेकिन बर्बाद कर देने वाली बर्फीली आंधी में वे लापता हो गए। बार बार मौतें, असफलताएं, ठंड और ऑक्सीजन की कमी ने पर्वत को अजेय साबित किया। हर कदम पर मौत थी, हर सांस संग्राम का हिस्सा, लेकिन इंसान ने हार न मानी। और फिर 29 मई 1953 की सुबह आई जब मानव ने फिर से मौत की चुनौती को स्वीकार किया। अप्रैल 1953 में लगभग 400 पर्वतारोही, गाइड और कुली काठमांडू में इकट्ठा हुए। उनका एक ही लक्ष्य था, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जीतना। मई की शुरुआत में ब्रिटिश कर्नल जॉन हंट की अगुवाई में यह दल माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़ा, जो 8848 मीटर 29032 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी। हिमालय की तलहटी से शुरू होकर यह अभियान दक्षिण कोल 25938 फीट तक पहुंचा, जहां से पर्वतारोहियों के पहले समूह ने शिखर को छूने का पहला प्रयास किया। पहले समूह की असफलता के बाद एडमंड हिलारी और तेंजिंग नोर्गे को यह आखिरी चुनौती सौंपी गई। 33 वर्षीय एडमंड हिलारी एक दुबले पतले न्यूजीलैंड के मधुमक्खी पालक और 29 वर्षीय तेंजिंग नोर्गे नेपाल के खुम्बू घाटी के एक कुशल शेरपा, दोनों उम्मीद से भरी इस जोड़ी में से थे। उनकी हिम्मत और साहस ने उन्हें इतिहास की धारा को मोड़ने वाला जोड़ी बना दिया, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को जीतने की असंभव लगने वाली चुनौती को स्वीकार किया। 29 मई 1953 की सुबह 6 बजे माउंट एवरेस्ट का कैंप 9, ऊंचाई 27,900 फीट था। डेथ जोन के बीच एक छोटे से तंबू में एडमंड हिलारी ने माउंट एवरेस्ट के दक्षिण शिखर को सूरज की किरणों में नहाते हुए देखा। सूरज की पिघली किरणें बर्फ की ढलानों पर नृत्य कर रही थीं, सफेद, भूरे, नारंगी और सुनहरे रंगों का जादू फैला रही थी। ठंडी हवा 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जैसे भेड़ियों की चीख हो जो हिलारी के शरीर में चुभ रही थी। 2 दिन पहले उन्होंने कैंप 9 पर तंबू गाड़ा था, जो गहरी बर्फ की परत में जकड़ा हुआ था। हिलारी और तेंजिंग उस रात बेचैनी और ठंड से जूझते हुए सोए थे। तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से नीचे था और नींद नहीं आई थी, पर उनका भरोसा था कि वे सफल होंगे। 26 मई को चार्ल्स इवांस और टॉम बोर्डलन माउंट एवरेस्ट के शिखर से लगभग 300 फीट दूर से वापसी को मजबूर हुए थे। थकान और खराब उपकरणों ने उनके सपने को रोक दिया था। हिलारी ने अपने सामने खड़े बर्फीले, खतरनाक रास्ते को देखा और दृढ़ आवाज में तेंजिंग से कहा, हम इतने दूर आ चुके हैं, अब जोर लगाना होगा, अब या कभी नहीं। हल्का नाश्ता किया, गर्म नींबू पानी पिया और दोनों आखिरी सफर के लिए तैयार हो गए, इतिहास और मौत को चुनौती देने। डेथ जोन, सुबह 6:30 से 8 बजे तक पहली चुनौती। 26,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई को डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर इंसान लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा समुद्र तल के मुकाबले करीब 1/3 होती है, जिससे शरीर जल्दी थक जाता है।
दिमाग सीमित हो जाता है। सामान्य काम जैसे ऑक्सीजन का प्रवाह नियंत्रित करना भी बहुत मेहनत भरा हो जाता है। केवल सबसे मजबूत और बहादुर इंसान ही इस क्षेत्र में टिक पाते हैं। जब हिलारी और तेंजिंग तंबू से बाहर निकले, उनके मसल्स में दर्द था, फेफड़ों ने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया और दिमाग घूमने लगा। दोनों के कंधों पर 30 पाउंड के ऑक्सीजन सिलेंडर, कुल्हाड़ियों और रस्सियों का बोझ था। उन्होंने दक्षिण शिखर तक 850 फुट की चढ़ाई के लिए पहला कदम बढ़ाया। यह अंतिम रुकावट थी अंतिम शिखर चढ़ने से पहले। यह रास्ता बहुत संकरा और फिसलन भरा था। गहरे घुटनों तक बर्फ में हर कदम घातक हो सकता था। कई बार बर्फ की किनारी उनके वजन से टूट जाती थी, जिसमें एक ओर 10,000 फीट नीचे गहरी खाई थी और दूसरी ओर 4,000 फीट की खाई। गिरना मतलब मौत। फिर भी वे निडर थे और आगे बढ़ते गए। उनके पास सीमित ऑक्सीजन थी और उन्हें 6 घंटे में ऊपर चढ़कर वापस कैंप लौटना था। करीब 8 बजे बर्फ के बीच से गुजरते हुए हिलारी और तेंजिंग दक्षिण शिखर तक पहुंच गए। यहाँ से पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी का शीर्षक 300 फीट से भी कम दूरी पर था, लेकिन उस खुशी के सामने एक मौत का जाल खड़ा था जिसे इतिहास में कोई इंसान पार नहीं कर पाया था। हिलारी और तेंजिंग अब 28,800 फीट की ऊंचाई पर थे, उस जगह पर जिसे आगे चलकर हिलारी स्टेप कहा गया। समय था सुबह के 8 बजे। चढ़ाई शुरू करने से पहले दोनों ने माउंट एवरेस्ट के दक्षिण पूर्वी रिज की सैकड़ों तस्वीरें देखी, लेकिन उस आखिरी और सबसे खतरनाक चुनौती के लिए वे तैयार नहीं थे। एक 40 फुट ऊंची खड़ी चट्टान जो दक्षिण शिखर और अंतिम शिखर के बीच खड़ी थी। यह चढ़ाई बिना किसी सहारे के थी और एक गलती उन्हें तिब्बत की ओर 10,000 फीट नीचे गिरा सकती थी, जो मौत निश्चित थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण विलंब भी मौत का कारण बन सकता था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने देखा कि चट्टान और बर्फ के किनारे के बीच एक दरार है। हिलारी ने अपने आप को उस दरार में धकेल दिया। 40 फुट लंबी रस्सी के साथ वह धीरे धीरे उस दरार में चढ़ने लगे। उनके क्रीमपोन्स बर्फ में गहरे घुसे थे। नीचे तेंजिंग ने नर्वस होकर रस्सी पकड़ी थी। हर दर्द भरे खिंचाव और सांस थामते हुए हिलारी ने खुद को ऊपर खींचा। 2 घंटे बाद जब वह दरार के ऊपर एक चट्टानी जगह पर पहुंचे तो वह खुशी से जोर से चिल्लाने को तैयार था, लेकिन समय की कमी और ऑक्सीजन की आधी होती बोतलें उन्हें रोक रही थीं। उसने अपने पैरों को गीली बर्फ पर टिकाया। एक बड़े पत्थर से सहारा लेकर तेंजिंग की रस्सी खींची और उसे ऊपर ले आया। यह वो पल था जब इतिहास ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लिया था। 40 फीट ऊंची खड़ी चढ़ाई, जिसे बाद में हिलारी स्टेप कहा गया, पार करने के बाद अब हिलारी और तेंजिंग सिर्फ 250 फीट दूर थे शिखर से। समय था सुबह 10 बजे। ऑक्सीजन का सप्लाई बस 2 घंटे के लिए बचा था। माउंट एवरेस्ट की चोटी आसमान को छू रही थी, सूरज की पहली किरणों में चमकते हुए। एक संका पठार उनकी मंजिल और भाग्य की आखिरी बाधा था। दोनों ओर बर्फ की टूटती किनारियां मौत के घाट ले जाने वाली थी, पर हर कदम एक मील जैसा लंबा लग रहा था। कदम थके हुए, घुटने लड़खड़ा रहे, दिमाग धुंधला हो रहा था, पर दिल था एक आवाज, रुको मत, हार मत मानो। दोनों रस्सी से जुड़े धीरे धीरे आगे बढ़े। जब तेंजिंग पीछे रह गया, हिलारी ने उसे हिम्मत दी। जब हिलारी थका, तेंजिंग ने कंधा दिया। ठंड से जमे पैर, जम चुकी जूतों में वे दर्द सहते हुए इंच दर इंच बढ़ते गए। लगभग 8:30 बजे हिलारी ने धरती के सबसे ऊंचे बिंदु पर कदम रखा। तेज हवा जैसे उनके जश्न गा रही हो। बर्फ के गुंबद पर खड़े उन्होंने नीचे उस अनंत खाई को देखा। 29,032 फीट नीचे आसमान साफ, उनकी जीप का साक्षी। कुछ पलों बाद तेंजिंग उनके साथ आया और दोनों ने उस दृश्य का आनंद लिया। हिलारी ने तस्वीरें ली, पर तेंजिंग कैमरा नहीं चला पाए। तेंजिंग ने चोटी को बिस्कुट अर्पित किया, हिलारी ने क्रॉस रखा, फिर साथ में चारों झंडे गाड़े, संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन, नेपाल और भारत के। बस 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। 11:45 बजे वे नीचे उतरना शुरू किए। कुछ घंटों में बेस कैंप पहुंचे, अपनी छाप छोड़ते हुए जो हजारों पर्वतारोहियों का मार्ग बनेगा। दक्षिण कोल अंतिम पड़ाव पर वापस पहुंचकर एडमंड हिलारी ने अपने साथी पर्वतारोही जॉर्ज लोवे से गर्व से कहा, "वी नॉक द बैस्टर्ड ऑफ।" इस ऐतिहासिक सफलता की खबर दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक शेरपा धावक को दी गई, जिसने लगभग 200 मील की दूरी तय कर काठमांडू पहुंचाई। ये कहानी सबसे पहले द टाइम्स के संवाददाता जेम्स मॉरिस को सुनाई गई, जिन्होंने इसे लंदन में गुप्त टेलीग्राम के जरिए भेजा। आप सुन रहे हैं यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। अगर कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सुनते रहें ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियां। फिर मिलेंगे इतिहास की किसी और अद्भुत कहानी के साथ। जय हिंद।